हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब हम इसमें चलेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें कितने प्रकार के उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं? इसमें माना जाता है कि उत्तल दर्पण द्वारा दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है ना। पहला होता है जब हम वस्तु को एक अनंत पर रखते हैं और दूसरा होता है अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में पहला हेडिंग रहेगा जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। दर्पण कौन सा है हम लोग का? उत्तल दर्पण है। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। फिगर में क्या होगा, अंदर तरफ से कलाई कर देंगे और बाहर से प्रकाश का परावर्तन होगा। और हम लोग क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष ऐसे खींचेंगे जो दर्पण के मध्य बिंदु में रहेगा, उसको कहेंगे पोल ध्रुव कहेंगे। आगे जो बिंदु रहेगा ये होगा हम लोग का फोकस बिंदु रहेगा। और यहाँ पर आपकी जो बिंदु होती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, और हम वस्तु को, जिस वस्तु का नाम है ए और ये क्या है बी, जब रख रहे हैं तो यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, जाती हैं कहाँ, ये हम लोग का इनफाइनाइट है जिसको हम बोलते हैं अनंत। ठीक है, जब अनंत से प्रकाश की किरणें जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक है ना, इसे प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही है और ये कैसे जा रही है। ठीक है, ये आपका फोकस बिंदु पर जाती है, ये भी कहाँ पे जाती है, ये भी फोकस बिंदु पर जाती है। ठीक है ना, और जाकर ये परावर्तित हो जाती है इसे। तो इसमें हम कहते हैं कि जब वस्तु को हम अनंत से क्या करते हैं, इस उत्तल दर्पण में भेजते हैं, या दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस बिंदु पर जाकर मिलती है। और फोकस बिंदु पर जाकर मिलती नहीं है बल्कि वह मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना। इसमें इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, मानते हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है, हम मानते हैं इस वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है आभासी बनता है। ठीक है ना, और इसका प्रतिबिंब जो होगा उल्टा नहीं बनता है बल्कि क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, इस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। और किस बिंदु पर बनता है हम लोग का, ये बनता है मुख्य फोकस बिंदु पर बनता है। ठीक है ना, और जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। यह है जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब। दूसरा है कि जब हम वस्तु को, एक अनंत होता है और एक होता है ध्रुव होता है, तो जब हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसके लिए क्या स्टेप होता है, इस फिगर को मिटाते हैं और दूसरा हम लोग का हेडिंग रहेगा जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच स्थित हो। क्या हेडिंग देखिए, यह है जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच स्थित हो। तो इसके लिए हम लोग का फिगर बनेगा, बनाएंगे अवतल नहीं बल्कि उत्तल दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है ना, बनाना है उत्तल दर्पण। और जिस प्रकार से पहले वाले में हम लोग क्या बनाए थे, उत्तल दर्पण, और हम लोग यहाँ पर लिखे थे ध्रुव, जिसको पी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हम लोग का है फोकस बिंदु और यहाँ पर हम लोग को जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है ना,
इसको हम लोग F से प्रदर्शित करेंगे और इसको प्रदर्शित करेंगे किससे, C से। अब यहाँ पर इनफाइनाइट था और ये ध्रुव था, इसके बीच में वस्तु को रखना है। वस्तु को जब हम अनंत और ध्रुव के बीच रख रहे हैं तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है एक फोकस बिंदु से होकर जाता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है यह दर्पण से जो टकराकर वह डायरेक्ट वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, ऐसे इस प्रकार से किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है और फिर वापस चली जाती है, ठीक है ना। और इसको मानते हैं कि यह प्रकाश किरणें एक ऐसे परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो हम बोले हैं कि जब हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। यदि इस वस्तु के लिए मानते हैं ये A है और ये B है तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब भी बनेगा आपका ये A डैश बनेगा और ये बनेगा हम लोग का B डैश। इसमें भी होगा इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक नहीं बल्कि इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से कैसा बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। और कहां पर बनता है, बनने का भी बता दिए हैं कि यह आपका ध्रुव है और यह आपका फोकस बिंदु है। इसका जो प्रतिबिंब बनता है ध्रुव और फोकस बिंदु के कहां बनता है, बीच बनता है, ठीक है ना। और जो प्रतिबिंब होगा वह दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। तो ये हम लोग का अवतल नहीं है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने का जो दो स्थिति है दोनों स्थिति को हम लोग क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए। अब थोड़ा इसमें देखेंगे कि जो उत्तल दर्पण है, ठीक है ना, इस उत्तल दर्पण में इस प्रतिबिंब को देखें लेकिन इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है ना। प्रयोग का मतलब होता है कि जैसे हम लोग जो बाइक चलाते हैं या जो ट्रक होता है उसके साइड में एक दर्पण लगा होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो हम लोग बाइक चलाते हैं उसमें जो साइड दर्पण लगा होता है उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर जो दर्पण होता है वह उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं पीछे से ट्रक आ रहा है, ठीक है ना, तो ट्रक आता है तो उसका डायरेक्ट उस वस्तु मतलब जो ट्रक है वस्तु उसका प्रतिबिंब उस दर्पण में हमें पूरा स्पष्ट दिखाई देता है और छोटा दिखाई देता है। तो क्वेश्चन करेगा कि हम लोग जो बाइक चलाते हैं उसमें किस दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे आगे, उत्तल दर्पण के हम लोग बारे में जान चुके हैं। उत्तल दर्पण के अनुसार अब आगे देखा जाएगा, हम लोग पढ़े हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के जो परावर्तन होते हैं इसके अनुसार एक चिन्ह परिपाटी नियम होता है, ठीक है ना। गोलीय दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण में प्रकाश के परावर्तन, चाहे गोलीय दर्पण में परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी नियम, चिन्ह परिपाटी नियम, चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार ये देखना है जो गोलीय दर्पण है गोलीय दर्पण के परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी नियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक दर्पण बनाएंगे, दर्पण या आपका उत्तल हो या अवतल हो, ठीक है। तो जब हम दर्पण बनाएंगे से मान लीजिए कि हम लोग दर्पण बना रहे हैं अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल, बाहरी तरफ से क्या कर दिए, कलई कर दिए हैं और ये जो है मुख्य अक्ष है, ठीक।
और ये हम मानते हैं कि जैसे हम लोग चतुर्थांश पढ़ते हैं ना मैथ में, तो चतुर्थांश जब मैथ में पढ़े हैं तो ऐसे मान लीजिए कि ये दर्शाता है, इसके अनुसार माना जाता है कि यह बिंदु जो होते हैं मूल बिंदु होता है यह x, और ये हम लोग का x डैश होता है, ये y और क्या होता है y डैश, ठीक है ना, जिसको हम लोग अक्ष मानते हैं भुज और कोटि के तहत। उसी प्रकार हम लोग का ये जो मिरर दर्पण बनाए हैं, दर्पण कौन सा बाबू, दर्पण है अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे x हो जाएगा और यह बिंदु का हो जाएगा x डैश, जिस अक्ष को हम लोग बोले हैं मुख्य अक्ष, ठीक है। तो हम वस्तु को अवतल दर्पण में स्पष्टता दर्पण के जो दर्पण है, हम लोग वस्तु को देखिए, ये हम लोग का जो हैंड होता है उसको हम बोलते हैं बायां हाथ और ये होता है दायां हाथ, ठीक है ना। तो जब हम वस्तु को बाईं तरफ रखते हैं, ठीक है, तो जब बाईं तरफ रखेंगे तो उस वस्तु के लिए जो मान रखा जाता है उसका मान क्या होता है माइनस। देखिए एक बात और सुन लीजिए, ये बिना डैश का मतलब होता है कि इधर जो वैल्यू होंगे सब प्लस में होंगे, डैश का मतलब होता है माइनस में होते हैं। जब ऊपर रहता है तो उसका वैल्यू प्लस में होता है, जब नीचे आते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है माइनस में। मैथमेटिक्स के अनुसार इस बिंदु के लिए माना जाता है कि जहां पर यदि डैश है, एक होता है भुज होता है और एक कोटि होता है, तो जो भुज का वैल्यू एक x होता है और x डैश होता है, तो जहां डैश रहता है उस दिशा में हम जाएंगे तो उसका वैल्यू माइनस होगा। जब बिना डैश की दिशा में जाएंगे, जिसे मान लो कि भुज हो गया या क्या हो गया कोटि हो गया, उस दिशा में चलेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं और हम देखिए यहाँ पर जब हम वस्तु को रखेंगे, ठीक है ना, तो जब हम वस्तु को ऊपर की दिशा में रखते हैं, क्या करते हैं ऊपर की दिशा में जब हो, और वस्तु को हम लोग बाएं दिशा में रखते हैं, तो इसके लिए जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना, जिसे मान लो कि यहाँ पर हम वस्तु को रख रहे हैं, रखने के बाद इसका वैल्यू क्या होगा, जब ऊपर दिशा में जाएंगे तो धनात्मक चिन्ह होगा, ठीक है, जब नीचे की दिशा में आएंगे जो प्रतिबिंब बनेगा तो उसका मान क्या होगा निगेटिव होगा, ठीक है। और ये हम लोग का बायां तरफ है, जब बाएं से हम लोग इधर मतलब दर्पण की तरफ जाएंगे, जब हम वस्तु को रखती है, रखने के बाद प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही है, ठीक है ना, तो जाने के बाद पुनः परिवर्तित हो जाएंगी, तो जो यहाँ से मूल बिंदु रहेगा, इधर जो मान रहेंगे उसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा माइनस में रहेगा, दिशा या तो इधर जाए फिर रिफ्लेक्शन होकर परावर्तित हो जाए इधर। लेकिन जब वही प्रक्रिया दर्पण की आगे मतलब दर्पण के जब पीछे जाएंगे, पीछे माने इस दिशा में, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा बाबू, वो भी तुम्हारा प्लस में होगा। वस्तु यदि रखा जाए तो वस्तु तो हमेशा कभी भी रखते हैं तो तुम्हारा इसी साइड में रखते हैं, दर्पण के सामने अवतल दर्पण, ठीक है ना, आगे ही रखते हैं। और प्रतिबिंब बनने वाला जो प्रक्रिया होती है एक लास्ट सीमा तक होता है, जो अंतिम में वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना। तो इस पर हमें यही ध्यान देना है। अब यहाँ पर आप लोग का मान लीजिए कि ये फोकस बिंदु हो गया और ये हो गया हम लोग का वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। तो हमें 3 स्टेप इसमें देखना है, बस हमको देखना है, एक यू होता है, एक होता है हम लोग का भी होता है और एक होता है हम लोग का क्या एफ होता है, ठीक है ना। तो जब हम यू भी और एफ को देखेंगे, इधर देखा रहे, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर इस फिगर को मिटा दे रहे हैं, परिपाटी नियम के अनुसार यही परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। और इसमें देखेंगे कि एक हम लोग का उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है कौन दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। क्योंकि जो हम बता रहे हैं ना, इससे ही हम लोग को सवाल लगाना है, इसे सवाल आप लोग इसको जान देंगे कि किस दर्पण में किस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु को रखेंगे तो उसका वैल्यू माइनस होता है या प्लस होता है। आप लोग को 6 डायरेक्शन बताए हैं अवतल दर्पण के लिए वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। उसी प्रकार अवतल दर्पण में बताएं कि उसमें 2 जगह वस्तु को रखेंगे और उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो एक हम लोग का जो यू होता है, ठीक है ना, जो हम लोग रखते हैं वस्तु के लिए, जो हम लोग यू दर्शाते हैं, ठीक है ना, जैसे यू होता है, यू को हम लोग कहते हैं वस्तु की दूरी। ये कौन सी दूरी है, वस्तु की दूरी है, जिसको यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। एक भी होता है जिसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है।
और एक होता है हम लोग का एफ, जिसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी। ठीक है ना। जब इसमें दर्पण के तहत देखा जाए तो एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। तो हम यही आप लोग को फिगर के तहत बताए हैं कि जब हम लोग उत्तल दर्पण लेकर चलते हैं तो उसमें वस्तु को हम हमेशा बाएं दिशा में रखते हैं, और रखने के बाद उस वस्तु के लिए जो u का मान होता है क्या होता है? माइनस। क्योंकि अभी चतुर्थांश आप लोग को बताए थे, यहाँ पर ये x होगा, ये x डैश होगा, ये y होगा और ये क्या होगा? y डैश होगा। ये वैल्यू इधर आएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। इसलिए हम लोग वस्तु का जो वैल्यू रखते हैं उत्तल दर्पण के लिए माइनस होता है, और अवतल दर्पण में भी वस्तु का मान क्या होता है? माइनस ही होता है। प्रतिबिंब भी होता है तो अवतल दर्पण नहीं बल्कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना था, प्रतिबिंब भी बना था ना ऐसे दर्पण में, प्रतिबिंब जो बनाए थे ऐसे फिगर के तहत, तो इसका प्रतिबिंब बना था आप लोग का कहां से? दर्पण के पीछे। तो जब पीछे बनेगा तो बताओ कि भाई x डैश क्या है? x है। तो इधर बनेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्लस में होगा। तो इसमें जो भी का मान होगा वह आपका उत्तल दर्पण में क्या होगा? प्लस होगा। लेकिन जब हम लोग अवतल बनाते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है ऐसे उल्टा बनता है ना। ऐसे फिगर बनाते हैं, अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के अनुसार जब हम वस्तु को रखते हैं तो रखने के बाद इसका प्रतिबिंब इधर बनता है। ठीक है ना। तो जब बनता है दर्पण के पीछे नहीं बल्कि दर्पण के आगे ही बनता है। तो जब वस्तु को रखेंगे दर्पण का प्रतिबिंब नीचे बनेगा या तुम्हारा बाईं तरफ जब आएगा तो उसके लिए वस्तु भी माइनस होगा और जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है। ये रहा अवतल दर्पण के लिए। अब देखना है लास्ट में कौन सा? फोकस दूरी। फोकस दूरी में हम लोगों का जो फोकस दूरी है उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान क्या होता है? प्लस होता है। लेकिन अवतल दर्पण के जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? माइनस। ये हम लोग का स्टेप था। ठीक है। इस स्टेप में हम लोग को देखना है, कभी भी पूछा जाएगा, कभी कोई पूछ सकता है कि देखिए, तो हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं, अभी बोले भी हैं। एक और बात ध्यान सुनिएगा कि जब हम वस्तु की दूरी को लेकर चलते हैं तो उत्तल दर्पण के लिए माइनस होता है, प्रतिबिंब की दूरी के लिए उत्तल दर्पण के लिए प्लस होता है, फोकस दूरी के लिए उत्तल दर्पण का वैल्यू क्या होता है? ये भी प्लस होता है। और अवतल दर्पण के लिए तीनों का वैल्यू, तीनों का मतलब u, v और यह, मतलब वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, तीनों का मान क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है। अब हमें चलना है ना कि आप लोग पढ़े हैं वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी, तो इसका संबंध भी हम लोग देखेंगे। अभी संबंध बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं हम आप लोग को हेडिंग बताएंगे ना कि अवतल दर्पण द्वारा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध कैसे बनता है। मतलब सूत्र तो आप लोग जानते हैं, यह बराबर r बाई क्या होता है? 2 होता है। लेकिन उसको जो डेरिवेशन करते हैं, प्रूव करते हैं फार्मूला, कैसे उसको सिद्ध करना है वही के उसी को हम बताने जा रहे हैं। ठीक है ना। हेडिंग अभी बता रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है ना। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में फोकस दूरी। ठीक है ना। अवतल दर्पण में फोकस दूरी, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में संबंध, संबंध ये भी गोलीय दर्पण के लिए होगा। इसमें हम बोले हैं कौन सा? अवतल दर्पण में फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध, क्या रिलेशन होता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। देखिए फिगर, हम लोग का ये कौन सा दर्पण है? दर्पण रहा हम लोग का अवतल दर्पण। ठीक है। जब हम लोग सिद्ध कर लेंगे, ध्यान सुनिएगा, तो इस पर हम लोग सवाल चलेंगे। ठीक है ना। सवाल कैसे बताएंगे, तो ये हम लोग का फिगर बन गया अवतल दर्पण। यहाँ पे बनाएंगे कौन सा चीज बाबू? मुख्य अक्ष। इस बिंदु को मानेंगे ध्रुव, जिसको कहते हैं बिंदु P मानते हैं। यह मिरर क्या है? M1 है और यह मिरर क्या बाबू? M2 है। ठीक है। M1 और M2 के तहत सबसे पहले
हम लोग प्रकाश की किरणों को लेकर चलेंगे। प्रकाश की किरण वही अनंत से आ रही है, ठीक है, और अनंत से आने के बाद वह फोकस बिंदु पर आती है। आप लोगों को प्रथम नियम बताए थे पहले फिगर में कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रकाश की किरणें आती है और आने के बाद वह फोकस बिंदु पर मिल जाती है, ठीक है ना। जिस बिंदु का प्रतिबिंब बनता है फोकस, जिस बिंदु का जो प्रतिबिंब बनेगा फोकस बिंदु पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। उसी के तहत हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग का अनंत पर वस्तु को रखे हैं, यह प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस बिंदु पर आ गई, और यहाँ पर जो हम लोग का मान है इसको मानेंगे वक्रता केंद्र जो सी होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इस चित्र में सबसे पहले एक अभिलंब डालेंगे। क्या डालेंगे? अभिलंब, जिसमें आप लोग पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर आती है, वह दर्पण समतल दर्पण होगा, ठीक है ना। समतल दर्पण पर आती है और आने के बाद पुनः अपने ही माध्यम में वापस चली जाती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसमें दो नियम होता है। दूसरा नियम हमें काम करना है कि यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें आती हैं और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, जिस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, आई, और परावर्तित किरण और विलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या होता है? आर होता है, ठीक है। तो ये आपतन कोण हो गया, ये हम लोग का बन गया कौन सा कोण बाबू? परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को किससे दर्शाते हैं? आर से, ठीक है। और आप लोग को मैथ में सर जी बताए होंगे, एक देखिए एक ऐसे जेड बनता है ना, तो जेड में मान लीजिए कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये क्या है? डी। तो ऐसा जब फिगर बनता है तो फिगर के तहत मानते हैं कि कोण बनेगा ए बी और सी, कोण एक बन गया ना। यह कोण जो होता है बी सी और डी, ये कोण यदि हम इसको x कोण मानते हैं और ये y कोण, तो दोनों कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये कौन सा कोण होता है? एकांतर कोण, क्योंकि हमें इसमें इसका प्रयोग करना है, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले हल करेंगे। इसमें दो कोण बन रहा है, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे क्या चीज बाबू? बी। ये हम लोग का ए बी और सी ये कोण बन रहा है, जिसको माने हैं आई। इसके बाद सी बी और एफ इसको मानेंगे क्या चीज? आर, ठीक। तो एक तुम्हारे ये किस नियम से चलेगा? प्रकाश के परावर्तन के नियम से दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए कोण होगा ए बी सी, जो कोण होगा वह बराबर किसके होगा? सी बी और एफ के। कोण सी बी एफ के बराबर होगा किसके लिए? कैसे बराबर होगा? तो ये प्रकाश के परावर्तन से। यहाँ पर हम बताएंगे कैसे? प्रकाश के परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। इसको मान लेना समीकरण नंबर क्या चाहिए? एक, ठीक है। उसी प्रकार होगा कि जो ए बी और जो सी मतलब सी कोण होगा, एंगल ए बी सी जो बराबर होगा बी सी एफ के, एंगल बी सी एफ के किस कोण से बराबर होगा? जो यह कोण अभी बोले हैं ना, मैथ में बताया अभी मैथ के तहत कि जो यह कोण जेड के आकार का बनता है ना, तो जो यह कोण होता है इस कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो हो जाएगा कि ए बी सी कोण आई जो बराबर होगा बी सी एफ के। तो यह जब आई है तो यह भी क्या होगा हम लोग का? आई। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा कोण? इसको हम दे देंगे एकांतर कोण से। किस कोण से बराबर होगा? एकांतर कोण से, ठीक है ना। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर क्या चाहिए बाबू? दो स्टेप समझा क्या? जब इतना समझ में आ गया तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर हम लोग का एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज बना हुआ बी सी और एफ बन रहा है। त्रिभुज बी, ये हम लोग का बी सी और क्या है? एफ। मिस्टेक हो रहा है ना, यहां पर भी होना चाहिए, यहां पर बी उसके बाद सी और क्या हो जाएगा? एफ। ऐसे ही बना दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग का कोण बी का वैल्यू क्या है? आर है। कोण सी का वैल्यू क्या है? आर है, ठीक है। सॉरी आई है ना,
क्योंकि सी का आई है और बी का क्या है आर है। बना हम लोग का एफ है, उसको एफ को छोड़ दीजिए। आप पढ़े हैं कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होता है। तो यहाँ पर बता दीजिए कि जब आई का मान बराबर आर के है तो मान लीजिए कि यहाँ पर आर की जगह ये आई नहीं लिख सकते हैं, या आई की जगह ये क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो यह जो त्रिभुज बनेगा, कौन सा त्रिभुज बनेगा, जिसकी दो भुजा बराबर हो, दो कोण बराबर हो, वो आपका जो होगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम इसके जगह पर जो आई है, आई की जगह पर आर भी लिख सकते हैं या आर की जगह पर आई लिख सकते हैं। ठीक है, इतना हम लोग का समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे आगे। इसके ये समीकरण नंबर 1 हो गया और समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। दोनों को तुलना करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तुलना करेंगे समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो देखिए तुलना में होगा कि ए बी सी बराबर सी बी एफ, ठीक है ना, और ए बी सी बराबर बी सी एफ। इसके जगह पर ये, इसके जगह पर आप यह मतलब ए बी सी के जगह पर आप यह लिख दीजिए, चाहे ए बी सी के जगह पर बी सी एफ लिख दीजिए, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा, दूसरे तरह हो जाएगा, लिख देंगे कि सी बी एफ, है ना, सी बी एफ जो भुजा बराबर होगी कोण किसके बराबर होगा, कोण बी सी एफ के, ठीक है ना। मतलब सी देखिए सी बी एफ जो होगा बी सी एफ के, ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। इतना हम जान गए ना। अब देखिए हम लोग को पीछे थोड़ा चलना है। यहाँ से फोकस बिंदु और ध्रुव कि जो हम लोग बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होगी उसको कहेंगे फोकस दूरी, और फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं, एफ से। और यह जो होता है सी और यह पी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं, आर से। ठीक है, तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो फोकस मतलब वक्रता त्रिज्या का जो मध्य बिंदु होता है, मध्य माने क्या होता है, बीच में, तो बीच में जो बिंदु होता है उसको फोकस बिंदु कहते हैं। आप फोकस बिंदु हमेशा इस दोनों भुजा को मतलब वक्रता त्रिज्या को दो भाग में बांटती है। कहने का मतलब यह है कि मध्य का मतलब बीच होता है। जब कोई हम लोग का एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, कोई ना इसका मध्य बिंदु क्या होगा, तो मध्य बिंदु क्या होगा, सी होगा। तो मतलब जब ये अगर ये पूरी दूरी 2 सेंटीमीटर है तो हाई जब 1 सेंटीमीटर तो हाई कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। उसी तरह से ये हम लोग का फोकस बिंदु हो गया, ठीक है ना। इसका मध्य बिंदु एफ हो गया, ये दूरी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। देखिए यहाँ पर जब यह कोण आपस में बराबर है तो जो सी एफ भुजा होगी, ठीक है ना, देखिए जो सी एफ ये जो भुजा होगी यह एफ बी भुजा के बराबर होगा। ये भुजा जो होगा इस भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। और यही भुजा जो बोले है ना, एफ बी जो भुजा बोले हैं वह किस भुजा के बराबर होगा, जो एफ बी जो भुजा है वह एफ पी भुजा के, या उसको बोल सकते हैं पी एफ भुजा के क्या होगा, बराबर होगा। हम इसको कह सकते हैं, देखिए यह भुजा और यह भुजा, तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या कर कर कि सी एफ जो भुजा है वह एफ बी भुजा और पी एफ भुजा सब आपस में क्या है, बराबर है। जब इसकी जो बीच की दूरी तुम्हारा अगर यफ होगा तो यह भी यफ हो सकता है और यह भी यफ हो सकता है। ठीक है, फिगर के तहत देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर लिखे हैं। अब हमें चलना है अपने स्टेप पर। ये हम लोग का क्या है, वक्रता त्रिज्या है, इसको हम लिख सकते हैं जो PC है, ठीक है ना। PC बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि PF प्लस का हो जाएगा FC, PF प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, CF लिख सकते हैं, PF प्लस का जो है वो CF। ठीक है, क्योंकि अभी पढ़े हैं कि PF इज इक्वल टू,
हम लोग लिखेंगे क्या चाहिए बाबू, एफ। फोकस दूरी कहते हैं इसको, कैपिटल एफ भी दर्शा सकते हैं। तो फोकस दूरी को देखिए पीसी, पी और सी जिसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किसे प्रदर्शित करते हैं बाबू, आर से। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे, आर बराबर ये पीएफ की जगह पर तुम क्या लिख सकता है, पीएफ की जगह पर इसको भी लिख सकते हो एफ। काहे कि ये दूरी और ये दूरी तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो पीएफ की जगह पर हो गया बाबू हम लोग का क्या चीज, एफ। और सीएफ की जगह पर, सीएफ कहाँ है, सी और एफ, इसकी भी दूरी क्या हो जाएगी बाबू, प्लस एफ। तो एक एक कितना होगा, 2 गो, तो हो जाएगा आर इज इक्वल टू 2f। तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, या इसको यहाँ पर हम दे दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पर f जो होगा, f बराबर r बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही हम लोग का संबंध है, ठीक है ना। संबंध क्या है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या है, संबंध। एक बार और सुनिएगा, यही बोला जाता है कि जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। अब देखो एक मिनट और, एक बार और फिगर को देख लिया जाए। ए बी सी आपतन कोण है, सी बी और यह परावर्तन कोण है, इसे बोले हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ भी लिखे थे वो प्रकाश के परावर्तन के नियम से, ठीक है। दूसरा में है ए बी सी, ए बी और जो सी है वह बराबर किसके है, बी सी और एफ के, बी सी और एफ के। ये कौन से कोण से, एकांतर कोण से। एकांतर कोण कौन सा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या किए हैं, तुलना किए हैं। तो तुलना करने के बाद यहाँ पर सी बी एफ जो भुजा मतलब कोण जो है, कोण लिया ना कि सी बी एफ बराबर होगा बी सी एफ के होगा। तो अब इसके तहत बताया बाबू कि जो सी एफ भुजा है वह एफ बी भुजा के बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। और जब समद्विबाहु त्रिभुज बना दिए तो जो एफ बी भुजा है वह पी एफ भुजा के भी क्या होगा, बराबर होगा। ये बोले हैं कि जो किसी भी वस्तु के लिए ये वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या के मध्य जो बिंदु होता है उसको फोकस बिंदु कहते हैं। मध्य का मतलब बीच होता है, इसलिए जो यह पीएफ जो भुजा होगी वह एफ बी भुजा की क्या होगी, बराबर होगी। हम यहाँ पर स्टेट में कर दिए हैं कि जो पीसी दूरी है, यहाँ से पी और क्या है, सी है, तो पीसी इज इक्वल टू लिख सकते हैं बाबू कि पीएफ प्लस क्या हो जाएगा, सीएफ हो जाएगा। पीसी इज इक्वल टू पीएफ प्लस सीएफ होगा। तो यहाँ पर हम लोग पीसी की जगह पर क्या लिख सकते हैं बाबू, आर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम बोले हैं कि जो पीसी, पी और सी जो इस बिंदु को, चाहे यहाँ से यहाँ तक बिंदु को या बीच की दूरी को लिख सकते हैं कि पीएफ प्लस क्या हो जाएगा, एफसी। तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जैसे देखो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको आर से हम रख सकते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। और जो पीएफ दूरी है उसको फोकस दूरी कहते हैं, तो फोकस दूरी को एफ से दर्शाते हैं। और यहाँ पर आपको संकेत लिख दिए हैं आर कर कि जो सीएफ दूरी है, सीएफ जो दूरी है या एफ बी जो दूरी है और जो पीएफ जो दूरी है, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। यहाँ लिखे हैं कि आर इज इक्वल टू एफ प्लस एफ, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 2f। तो जब एफ बराबर निकालेंगे तो आर बाई क्या हो जाएगा, 2। यही हम लोग का संबंध है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या है, संबंध है। यही होता है हम लोग का कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या में क्या होती है, आधी होती है। और आप लोग को बताएं अभी ऊपर चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार कि अगर हम लोग का कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण रहेगा तो फोकस दूरी किसमें होती है, माइनस में होती है। अगर उत्तल दर्पण रहता है तो फोकस दूरी का मान किसमें होता है बाबू, प्लस में। ठीक है, अब अभी सवाल बता रहे हैं आप लोग को, सवाल अभी हम आप लोग को लिख रहे हैं। सबसे पहले एक सवाल देखेंगे, देखिए यही सवाल है हम लोग का। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा। अभी आप लोग को बोले बाबू सूत्र में
अभी हल कर रहे हैं, इसको लिखेंगे हम लोग हल लिखेंगे। और आप लोगों को ध्यान देना है कि जब फोकस दूरी कहेगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या कहेगा, इसको हम लोग कहते हैं, किसे दर्शाते हैं, इसको फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। आज जब वक्रता त्रिज्या कहेगा तो उसको आर से दर्शाते हैं। इसको कौन त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को किसे दर्शाते हैं, आर से। तो आप लोगों को भी बताएं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है बाबू कि एफ जो होता है, एफ बराबर आर बाई क्या होता है, 2 होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी का मतलब एफ का मान, इसका मान आप लोग को देते हैं कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान, वक्रता त्रिज्या माने आर ना है, इसी आर का मान क्या करना बाबू, ज्ञात करना है। आप इसके बटे में 1 मान सकते हैं सूत्र के तहत, एफ बराबर आर बाई 2 होता है। तो जब हम आर का मान निकालेंगे तो त्रिज्या गुणा करने ढंग आता है ना, तो जब त्रिज्या गुणा करेगा तो आर बराबर हो जाएगा 2 गुणे क्या होता है, एफ होता है। कि जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। तो हम लोग का एफ बराबर कितना सेंटीमीटर देते हैं बाबू, 10 सेंटीमीटर। तो जो वक्रता त्रिज्या होगी 2 गुणे कितना हो जाएगा, 10, तो 2 में कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो जो हम लोग की वक्रता त्रिज्या होगी वह कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और एक और बात ध्यान दीजिएगा कि जब उसमें दे देगा, एक दे देगा ऑप्शन वाइज में, अगर देगा कि +20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण है ना। तो अवतल दर्पण में अगर -20 देगी तो -20 का ट्रिक मारिएगा। अगर उत्तल दर्पण देगा और वहां पर प्लस का प्रयोग होगा तो वहां पर +20 मारिएगा, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा कि जहां किसके लिए कौन सा दर्पण पूछ रहा है, अवतल दर्पण पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण रहेगा तो उसके लिए एफ का मान या वक्रता त्रिज्या का मान सबका मान ऋणात्मक होगा। अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो बस वस्तु का मान ऋणात्मक होगा और सबका मान मतलब सबका का मतलब क्या होगा, फोकस दूरी होगी और प्रतिबिंब की दूरी होगी, दोनों का मान क्या होगा बाबू, प्लस होगा, वो उत्तल दर्पण में होगा, ठीक है ना। तो इसकी जो दूरी होगी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसके बारे में देखेंगे बाबू ना। अब तो ये बस फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध था। अभी हमको देखना है मेन स्टॉपेज कि एक वस्तु की दूरी होती है, फोकस दूरी होती है और प्रतिबिंब की दूरी होती है। 3 स्टेप आता है जो यू भी और एफ तीनों का हमें देखना है। उसको भी प्रूव करेंगे कि यू भी और एफ में क्या संबंध होता है, कैसा उसका फार्मूला निकलता है ये दर्पण के लिए, ठीक है ना। इसको हम अगले स्टेप पर क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है बाबू, ठीक।